Hello everyone. Today my topic related to the agreement expressly declared to be void। ऐसे एग्रीमेंट जो void होते हैं इसको सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 13 तक डिफाइन किया गया है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एग्रीमेंट है जो void होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट आपका void होगा। अगर दोनों पार्टी से म्यूचुअल मिस्टेक हुई है तो भी कॉन्ट्रैक्ट void है। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन आपके अनलॉफुल हैं जो वैधानिक तौर पे या कानून के तौर पे सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट पार्शली वैलिड हैं, पार्शली अनवैलिड हैं, तो जो पार्शली इनवैलिड हैं वो अनलॉफुल हैं, तो उस केसेस में पार्शली आपके वॉइड होगा। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी किया गया कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होता है। किसी मैरिज को रोकने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड को रोकने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट या लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वॉइड होगा। इसके अलावा अनसर्टेन एग्रीमेंट जो किसी हैपनिंग नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके इम्पॉसिबल एग्रीमेंट जो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट के, और बेजरिंग एग्रीमेंट, गैमलिंग, इस तरह के सारे एग्रीमेंट आपके वॉइड होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका कि एग्रीमेंट बाय विच पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल माइनर के साथ किसी तरह का हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। डिसेबल पर्सन, अनसाउंड माइंडेड, जो व्यक्ति जिसको सोचने या सुनने की क्षमता नहीं होती है, लोनेटिक पर्सन, ड्रंकर पर्सन, तो इन व्यक्तियों के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सारे के सारे वॉइड होंगे। सेकंड है कि आपके पास दो तरह की मिस्टेक है। एक होती है यूनिलेटरल जब एक पार्टी मिस्टेक करती है, एंड सेकंड वन बाइलेटरल है जब दोनों पार्टी मिस्टेक करती हैं। जब दोनों ही पार्टी मिस्टेक करेगी तो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और जब एक ही पार्टी यूनिलेटरल मिस्टेक होती है तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। इसका चैप्टर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आप पुराने वाली सीरीज देखें और उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट आता है आपका कि ऐसा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो अनलॉफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मारने के लिए आप पैसे दे रहे हो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा, या किसी को किडनैप करने की बात कर रहे हैं वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे कोई काम या कृत्य जो कानून की नज़र से सही नहीं है, जो कानून के प्रोविज़न को तोड़ते हों, या कोई फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, या किसी को इंजरी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगर आप काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को प्रोस्टिट्यूट में आप धकेल रहे हो, अपना रेंट प्रोस्टिट्यूट वर्क के लिए दे रहे हो घर, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन में आता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में आता है। अगर आपने कानून के विरुद्ध कोई काम किया है, फ्रॉड किया है, किसी को इंजरी पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट विच इज़ द पार्शली वैलिड एंड पार्शली इनवैलिड। इट्स मीन दैट कि आप आपके ऑफिस में आपको एक काम दिया जा रहा है कि आपको दो ही आइटम के लाइसेंस मिला है और आप दो का और प्रूफ कर रहे हो और उसके बदले आपको पेमेंट दी जा रही है। तो इट्स मीन दैट कि दो आपके वैलिड है, दो आपके क्या रहेंगे, इनवैलिड रहेंगे। तो पार्शली जो भी कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है वो वॉइड होंगे, और जो वैलिड है उनको ही हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A promised to superintendent on behalf of B a legal manufacture of indigo illegal tarific of the other article B promised to pay 10,000। तो यहाँ पे A B को कहता है कि ट्रैफिक में जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो आपने पास करनी है आर्टिकल। इसमें जो कुछ आर्टिकल लीगल हैं और कुछ इलीगल हैं, तो लीगल आर्टिकल इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, लेकिन जो आर्टिकल अनलॉफुल है, इलीगल है, उनको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड होंगे? एग्रीमेंट विदाउट द कंसिडरेशन। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन नंबर 25 में डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना जरूरी है, और ऐसे एग्रीमेंट जिनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते हैं, यानी कि वॉइड होते हैं। तो एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। विदाउट एग्रीमेंट कंसिडरेशन के वॉइड होंगे। नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की मैरिज को रोकने का काम करना और उसके बिहाफ पे एग्रीमेंट करना। सेक्शन नंबर 26 में इसको डिफाइन किया गया है। ऐसे कोई एग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को मैरिज के रोकने के लिए आप कर रहे हो, या तो देखो माइनर के केसेस में आप अगर रोक रहे हैं उसकी शादी तो वो वैलिड है, लेकिन माइनर के अलावा जो भी मेजर व्यक्ति हैं उसकी शादी के रोकने के लिए आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेड
को रोकना का काम करना, मतलब आप किसी पार्टिकुलर एरिया में काम नहीं कर सकते हैं, व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, इस तरह का अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, माना आपका एरिया है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर आइटम या आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं करना है, तो इस तरह के आर्टिकल या इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो ट्रेड को रोकने का काम कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हर इंसान को फ्रीडम है ट्रेड और कॉमर्स व्यवसाय करने की। तो सेक्शन 27 ये डिफाइन करता है कि ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे लॉफुली आप किसी व्यक्ति को अगर रोक रहे हैं तो वो तो वैलिड है, लेकिन अनलॉफुल तरीके से किसी व्यक्ति के ट्रेड को रोकने का काम कर रहे हैं तो वो वाइड माना जाएगा। इसलिए किसी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करना एग्रीमेंट आपका वाइड कैटेगरी में आता है, और ये पार्शली हो चाहे फुली हो, अनक्वालिफाइड हो, सभी तरीके से ये वाइड ही रहता है। अगर माना आप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को किसी पटना में मैन्युफैक्चर करने से रोक रहे हैं तो वो एग्रीमेंट भी आपका वाइड होगा। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना। अगर आप कानूनी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट भी आपके वाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन टेकन टू आफ्टर द केस ऑफ द ब्रीच। यहाँ पे ए जो है वो एग्रीमेंट कर रहा है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ब्रीच होती है या कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ता है तो लीगल केस जो है वो नहीं किया जाएगा या कोर्ट में केस नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग को रोकने वाले हैं, मतलब अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड नेचर के होंगे। एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट, जब किसी के अधिकार को रोकने की बात होती है, किसी के अधिकारों को रोका जा रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी आपके वाइड माने जाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे आपके अधिकार है, जो लीगल अधिकार आपको कानून ने दिए हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आम आदमी जो है वो कोर्ट में केस कर सकता है अगर उसको प्रॉब्लम है, और आपको ये एग्रीमेंट कर दिया जाए कि आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वाइड नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपके लीगल राइट को रोका जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल दो या अधिक व्यक्तियों के बीच उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थ के तहत, ठीक है, सुरक्षित किया जा रहा है तो वो गैर कानूनी नहीं है। ओके, अगर माना आपकी कोई किसी से झगड़ा हो गया और कोई बीच में मिडल मैन है, वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है, अर्बिट्रेटर है, वो डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश कर रहा है कि आगे कोर्ट में केस ना आ जाए, तो इस तरह की कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है वो लीगल मानी जाएगी। इट्स मीन दैट कि आपका कहीं झगड़ा चला है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, दोनों व्यक्तियों के बीच अगर कोई मध्यस्थ का काम हो रहा है, उस मध्यस्थ के व्यक्ति के थ्रू अगर लीगल प्रोसीडिंग को सेटल किया जा रहा है तो वो इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द राइट आपका माना जाएगा। वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फोर्सबिलिटी ऑफ द राइट तो है, बट वो वैलिड होगा। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट लिमिटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे आप लॉ के लिमिटेशंस को लिमिट कर रहे हैं या लॉ की कार्रवाई को, एक्शंस को आप लिमिट कर रहे हैं, तो वो आपका एग्रीमेंट वाइड नेचर का माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है बी के साथ एग्रीमेंट करता है और इन दोनों पार्टी के बीच अगर कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो विद इन द 1 ईयर ही उसको जो है वो केस फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वाइड नेचर के होंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट पीरियड्स दे रहे हो। जहाँ पे लिमिटेशन है, मतलब आप उसको लिमिट कर रहे हो पीरियड्स को एग्रीमेंट की, तो वो भी आपके वैलिड कैटेगरी में नहीं आते हैं, वाइड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेन एग्रीमेंट। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। ऐसे एग्रीमेंट जिसके बारे में आपको खुद ही पता नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट इन विच नॉट सर्टेन, दैट इज द एग्रीमेंट इज नॉट सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, कुछ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे वो निश्चित हो सकते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड नेचर के होते हैं। इन अदर वर्ड, ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे पार्टीज बेग में या इनडेफिनेट होती हैं, यानी कि जो आपकी वर्डिंग है या जो आपके कंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके क्या माने जाएंगे, अनसर्टेन एग्रीमेंट होंगे और वाइड नेचर के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप शॉप में जाते हो और वहां से कोई चीज मांगते हो कि मुझे शुगर दे दो, अब वो शुगर में कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो क्लियर नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड होंगे, कानून की नजर में वो इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। अनसर्टेनिटी सब्जेक्ट मैटर में हो सकती है, जैसे क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, सब्जेक्ट मैटर,
एग्जिस्टेंस इनमें हो सकती हैं। इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी क्लियरिटी नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन होंगे, वॉइड होंगे। आप किसी शॉप में जाते हो, कोई चीज़ माँगते हैं, तो वो किस प्रकार की चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए। ए से टू बी आई शैल सेल माय हाउस, या ए बोलता है कि मुझे अपना घर बेचना है बी को, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कितने में बेचना है। तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वॉइड नेचर के होंगे। अनदर वन, एग्रीमेंट टू बी इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन वो आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं। जो चीज़ इम्पॉसिबल है खरीदना, तो उस पे आप एक्ट करोगे तो वो आपके वॉइड एग्रीमेंट कहलाएँगे। एक मैजिक वाला पर्सन कहता है कि ट्रेज़रर को फाइंड करेगा, ट्रेज़रर को ढूँढेगा और ट्रेज़रर के साथ वो ट्रेज़रर के साथ 10,000 के साथ वो एक्सचेंज करेगा आपका चेक। तो वो पॉसिबल नहीं है कि कोई मैजिकल वाला व्यक्ति जो है ट्रेज़रर को ढूँढ करके उसके साथ अमाउंट एक्सचेंज करें, तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। हाँ, ऐसा एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल ए एग्री टू बी रन द स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। अगर ए कहता है बी को कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ना है, तो इस एग्रीमेंट को वॉइड बोला जाएगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है एक्ट परफॉर्म करना कि कोई व्यक्ति एक 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ सके। तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वॉइड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। कॉन्टीजेंट इवेंट कौन से होते हैं? जो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, या इम्पॉसिबल इवेंट जो अभी परफॉर्म करना क्या है, मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू बी पे 1000 इफ टू स्ट्रेट लाइन क्रॉस टू ईच अदर या क्लोज टू ईच अदर। तो दो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं मिल सकती हैं। अगर आप किसी को 1000 दे रहे हो ये बोल के कि दो क्रॉस लाइन को मिलाना है, स्ट्रेट लाइन को मिलाना है, तो दो स्ट्रेट लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, वो एग्रीमेंट आपका वॉइड नेचर का होगा। उसी तरह से ए बोलता है बी को कि वो दे मैरिड टू द सी हु ऑलरेडी डेड। जो व्यक्ति पहले से मर चुका है उसके साथ शादी कैसे हो सकती है? तो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड नेचर के होंगे, जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, या किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेजरिंग एग्रीमेंट। बेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? बैटिंग करना, जहाँ पे लॉस और विन की बात होती है। मतलब अगर आपने घोड़े वाली रेस जीती तो आपको 1000 रुपए दिया जाएगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके बेजरिंग एग्रीमेंट होते हैं, जो बैटिंग के केसेस में होता है। तो ये एग्रीमेंट अगर आप बैटिंग कर रहे हो, कहीं पे जीतने हो, हारने, या फिर हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की बात कर रहे हो जो फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, उन्हीं को हम बेजरिंग एग्रीमेंट करते हैं। और दो पार्टी अगर मनी के केसेस में लॉस या बिन पे कोई मुद्रा का लेन-देन करती है जो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपके एग्रीमेंट वॉइड नेचर के माने जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें, एक्स प्रॉमिस टू पे 1000 टू बाय रेंट टुडे। आज बारिश होगी तो 1000 दिया जाएगा, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके बेजरिंग एग्रीमेंट होंगे। प्री प्रॉमिस टू क्यू 200 इट रेन्ड ऑन पार्टिकुलर डे। तो ये आपके एग्रीमेंट भी आपके बेजरिंग एग्रीमेंट होंगे और वॉइड नेचर के माने जाएंगे।